जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुश्रेष्ठ पर। सबसे पहले तो मैं वीडियो जो आने में बहुत देरी हुई है इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। अभी माता सरस्वती का पूजा अर्चना हर जगह हो रहा था, तो शायद साउंड का इफेक्ट यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा था, इस कारण यह वीडियो आने में देर हुई है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आज के सेशन में हम लोग 25 से 50 क्वेश्चन नंबर के बीच के सारे प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। डिस्कशन हम लोग थोड़ा लंबा जरूर करते हैं, लेकिन यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज के क्वेश्चन का कट ऑफ मार्क्स होगा 15 मार्क्स, यानी हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसमें से आपको 15 मार्क्स लाने हैं। और आप कितने मार्क्स ला पाते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक काम आपका और रहेगा, आप वीडियो को लाइक किए बगैर प्लीज़ आप वीडियो छोड़कर ना जाएं। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यह है, निम्न में से किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन नंबर पहला है धारवाड़ समूह, ऑप्शन नंबर दूसरा है गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर सी है टर्सरी समूह और ऑप्शन नंबर डी है विंध्यन समूह। तो पहले आप इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां से हम लोग कौन कौन से खनिज तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे सोना, तांबा, कॉपर, ये सारे जो धात्विक खनिज हैं वह हम लोग धारवाड़ समूह से ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आप एग्जाम में जब प्रश्न बनाने के लिए तैयार हों तब एक बात आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप इस टॉपिक पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। नहीं है, बहुत बच्चे का यह प्रॉब्लम होता है कि वह नहीं को छोड़ करके वह आगे बढ़ जाते हैं और वह प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। यह बहुत ही छोटा छोटा मिस्टेक है जो कि आपको अभी से प्रैक्टिस करके आप इसे सीख सकते हैं। और यह बात वही लोग सही से आपको बतला पाएंगे जो एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए होते हैं। तो आप इस बात को सही से ध्यान में रखेंगे। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कुंद्रेमुख लौह अयस्क के लिए, कोलार सोना के लिए, कोडरमा चांदी के लिए, जावर सीसा जस्ता के लिए। तो आप इस प्रश्न का आपके अनुसार आंसर क्या होगा, आप मन ही मन इस प्रश्न को जरूर सोच करके बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोडरमा। अब कोडरमा किसके लिए विख्यात है? तो वह चांदी के लिए विख्यात नहीं है, वह अभ्रक के लिए विख्यात है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं हम लोग इसे भी देखेंगे। कुंद्रेमुख लोहा अयस्क के लिए है, यह भी सही है। कोलार सोना के लिए, आप हाल फिलहाल में एक बहु चर्चित मूवी KGF, इसे आपने जरूर देखा होगा। तो यह जो KGF है यह कोलार खान पर ही आधारित है। तो कोलार खान सोना के लिए और जावर जस्ता सीसा के लिए यह प्रसिद्ध है। तो चारों ऑप्शन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो हमारे देश भारत में जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह राज्य है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह ऑप्शन हिट कर रहा होगा असम, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो वर्तमान में राजस्थान हमारे देश में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? यह प्रश्न का डिस्कशन मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आप
खुद ही कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें यह बताएंगे असम की राजधानी कहाँ है, इसके मुख्यमंत्री कौन है और इसके राज्यपाल वर्तमान में कौन है। यदि आप पिछले दरोगा वाले एग्जाम में बैठे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो एक प्रश्न पहले वाले शिफ्ट में यह पूछा गया था कि महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में असम राज्य की राजधानी, राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है यह हमें लिखकर जरूर बताइएगा। हमें कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी बेगुएला, ऑप्शन नंबर सी फॉकलैंड और ऑप्शन नंबर डी है लेब्राडोर। तो पहले प्रशांत महासागर की कौन कौन सी ठंडी जलधारा है यह आपको समझना है। तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा पहला है क्यूराइल, दूसरा है कैलिफोर्निया, तीसरा है हम्बोल्ट और इसी हम्बोल्ट को पेरुवियन भी कहा जाता है। यह सभी अभी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, और एक जिस पे प्रश्न अधिकांशतः नहीं बनते लेकिन फिर भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन इसे आप कर सकते हैं, वह है अंटार्कटिका। यह चारों प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट या पेरुवियन है और अंटार्कटिका है। यह चार प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और इस प्रश्न का इस अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम्बोल्ट। अब प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन सी है। एक तो क्यूरोसियो है, लेकिन इससे भी अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह यह प्रश्न पूछा जाता है कि अल नीनो। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे जरूर देखेंगे। अल नीनो और एक है सुसीमा, यह गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। और बाकी तीन जो बचे हुए ऑप्शन हैं बेगुएला, लेब्राडोर और फॉकलैंड, यह सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यह किसकी है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है। ऑप्शन नंबर पहला है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर डी है इटली। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्विट्जरलैंड, उसका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। लेकिन इसे स्थलबद्ध देश कहते किसे हैं? जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ हो उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। यानी इसके किसी भी ओर से पानी का स्रोत नहीं हो, केवल और केवल भूमि से ही चारों ओर से घिरा हुआ हो, वह स्थलबद्ध देश कहलाता है। अब इस प्रश्न में जो आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, यह स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड किस महादेश में पड़ता है? तो वह यूरोप महादेश में पड़ता है। और यूरोप महादेश में कौन कौन से स्थलबद्ध देश हैं? तो मैं यहाँ पे कुछ स्थलबद्ध देश यूरोप के और स्थलबद्ध देश से जो भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बन पाते हैं इस प्रश्न में, मैं वो आपको यहाँ पर बतलाता हूँ। पहला जो फैक्ट यह बनेगा, स्विट्जरलैंड के अलावा यूरोप में जो स्थलबद्ध देश हैं वह है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया आप लोग को पता होगा, यह सिकंदर का घर था यहीं पर। दूसरा है, आप मारिया शरापोवा का नाम जानते होंगे, बेलारूस। तो बेलारूस भी स्थलबद्ध देश है। नेक्स्ट है वेटिकन सिटी, जो कि सबसे छोटा है। तो यह तीन देश भी आप इसे याद रखेंगे। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है
निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? मैंने जैसा कि आपको बताया है, आप नहीं वाले सेक्शन पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पूर्ववर्ती नदी कहते किसे हैं? पूर्ववर्ती नदी वह होती है जो कि हिमालय के पहले बनी हुई हो, वह पूर्ववर्ती कहलाती है। नदी नहीं है तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यह हिमालय के बनने के बाद बनी है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वह तीनों हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। यह बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन अवश्य करते चलें। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहां से यह बनता है कि सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो वह प्रशांत महासागर है। और उसके बाद अटलांटिक महासागर आता है। तो यह दो फैक्ट यहां से एक्स्ट्रा बनते हैं। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यह है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? पहला है बहामास, लीबिया, यूएई और ब्राजील। तो कर्क रेखा वह ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राजील से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन नंबर पहला है गंगा वैली, ऑप्शन नंबर बी है पेरियार, ऑप्शन नंबर सी है साबरमती और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी है उसका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का ऑप्शन नंबर पहला है माहे, ऑप्शन नंबर बी है कच्छ, ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी है सूरत। तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। दोस्त, बहुत अधिक साउंड का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण मैं जो डिस्कशन है वो थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ ताकि आप कम से कम क्वेश्चन के राउंड को पूरा कर सकें। इसलिए बाकी के सेशन हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन और अच्छे से करेंगे। जैसा कि हम लोग पहला जो वीडियो था इस सेशन का जैसे कंप्लीट किए थे उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट सेशन भी करेंगे। जितना हो सकता है हम लोग उतना कंप्लीट इसमें करेंगे। यहाँ पे आसपास में डीजे का साउंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है वीडियो को, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में इस वीडियो को बना रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो जम्मू और कश्मीर यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन इससे सीमा रेखा बनाता है। सिक्किम भूटान से, उसके बाद बांग्लादेश से और एक देश वह चीन से, इससे बनाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी यह भूटान से बनाता है, उसके बाद नेपाल से बनाता है और फिर बांग्लादेश से बनाता है। लेकिन मिजोरम एक ऐसा है जो कि 3 देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, यह केवल म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो इसमें यह प्रश्न में हम लोग एक ऑप्शन नंबर डी है क्लियर स्काई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्लियर स्काई। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं क्या चीज का? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का और मृदा प्रदूषण का। तो लाइकेन जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन
नहीं जन्म लेता है। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 20 जून 1747, ऑप्शन नंबर बी है 25 जून 1750, ऑप्शन नंबर सी है 22 जून 1760, ऑप्शन नंबर डी है 23 जून 1757। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है आंसर, उसका आंसर बिल्कुल सही है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो यह बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज के कैप्टन थे रॉबर्ट क्लाइव। इसके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी से एक फैक्ट यह बनता है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वह अंग्रेज के साथ मिल गया था, जिसके कारण यह युद्ध नवाब, बंगाल के नवाब हार जाते हैं। तो यह 23 जून 1757 को यह घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अवध, ऑप्शन नंबर बी है मैसूर, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है तंजौर। तो सहायक संधि वाला प्रथम भारतीय राज्य हुआ था हैदराबाद। और हैदराबाद के कौन थे संस्थापक? तो चिनकिलीज खां, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। और अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था। और अवध के संस्थापक कौन थे? तो शहादत अली खां। शहादत अली खां वह अवध के नवाब थे, अवध का स्थापना किया था। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो यह बनेगा कि अवध के नवाब शहादत अली खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया था। दरोगा के पिछले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि बुरहान उल मुल्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह शहादत खान को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो कहा जाता है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक यह सती प्रथा मिटाने से है। डलहौजी, इसके शासनकाल में प्रथम बार ट्रेन, तार सेवा, डाक सेवा यह सब घटना डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवारी व्यवस्था ऑप्शन नंबर पहला है थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी है कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन नंबर सी है हॉल्ट मैकेंजी और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्नवालिस। तो महलवारी व्यवस्था जो था वह हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। तो कितने ईस्वी में किया गया था? तो यह 1819 के आसपास ही यह किया गया था। और यह कहाँ कहाँ था? तो यह यूपी में था, एक एमपी में था और यह पंजाब क्षेत्र में भी महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉल्ट मैकेंजी महलवारी व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी है उत्बी, ऑप्शन नंबर सी है अलबरूनी और ऑप्शन नंबर डी है फारूकी। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। लेकिन जो यहाँ से एक अच्छे प्रश्न यह बनेंगे कि किताब उल यामिनी, केवल इस हिंद के जगह यामिनी मतलब किताब उल यामिनी के रचयिता कौन है? तो किताब उल यामिनी के रचयिता उत्बी हैं। और फिरदौस साहब ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है शाहनामा। और सबसे बड़ी बात यह है, यह जो चारों लेखक हैं, यह चारों लेखक मोहम्मद गजनवी के ही शासनकाल में यह चारों उपस्थित थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी है कालाशोक,
ऑप्शन नंबर सी है उदयन, ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। तो सिकंदर का समकालीन घनानंद था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। महापद्मनंद से एक प्रश्न यह पूछेगा कि एक राट का उपाधि किसने लिया था? तो एक राट का उपाधि महापद्मनंद ने लिया था। लेकिन यदि एक अच्छा प्रश्न महापद्मनंद से पूछेगा तो वह सर्वछत्रांतक का उपाधि इसे प्राप्त हुआ था। तो महापद्मनंद से इतने फैक्ट बनेंगे। अजात शत्रु, यह जब मगध आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको अजात शत्रु के बारे में पढ़ना होगा। अजात शत्रु जैन धर्म का था, इसका उपनाम कुनिक था। कुनिक इसका उपनाम था और यही पहला आदमी था जब वैशाली जीतने के क्रम में महाशिला कंटक नामक और रथमूसल नामक हथियार का प्रयोग किया था। दूसरा है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण। इसे हिंदू धार्मिक साहित्य में काकवर्ण कहा गया है। और उदयन, यह पाटलिपुत्र का स्थापना किया हुआ था। तो इससे इतने फैक्ट बनेंगे। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए है शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो अष्टदिग्गज वह कृष्ण देव राय के शासनकाल में थे। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान, कृष्ण देव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न थे। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहली बार किसके सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन नंबर बी है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी है हाथी गुम्फा अभिलेख से और ऑप्शन नंबर डी है कौशाम्बी अभिलेख से। तो पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और इसमें गोपराज की पत्नी, जब गोपराज युद्ध के समय में मर जाते हैं तो उस वक्त उनकी पत्नी जो है वह सती होती है। इसका प्रमाण जो है एरन अभिलेख में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है खनवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी है घाघरा का युद्ध। तो पहले आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था वह पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में, खनवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में और घाघरा का युद्ध 29 में। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध पानी पिया खाया चौ घाघरा से आकर आगरा में आराम किया। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफना दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर के शासनकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड वेलेंजली। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन से एक फैक्ट जो यह बनता है कि बंगाल विभाजन यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन चला था। तो यह इतने फैक्ट यहाँ से बनेंगे। आज का लास्ट प्रश्न यह है, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो अभिधम्म पिटक की रचना यह तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। प्रथम में सूत पिटक और विनय पिटक, द्वितीय में थेरवाद का उदय हो गया था, तृतीय में अभिधम्म पिटक और चौथा में हीनयान और महायान में बौद्ध शाखा में दो का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। तो
इस प्रश्न से इतने फैक्ट यहाँ पर बनेंगे। आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से और डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज साउंड के इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने डिस्कशन को थोड़ा शॉर्ट रखा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज के लिए हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।